हेलो। हेलो। हाँ किशन, आवाज आ रही है आपको? आवाज़ आ रही है सर। ठीक है। ओ, आ, उस दिन हम लोग ने यहाँ तक पढ़ा था, पोस्ट क्लोजिंग, ये सब चीजें पढ़ी थी शायद, मेरे ख्याल से अब ये इंडेक्स है। तो इंडेक्स किसको बोलते हैं, ये सबसे पहले जान लो। इंडेक्स क्या होता है? जैसे कोई चीज होती है तो उसका कोई एक नाम होता है ना। जैसे आप हो, आप क्या हो, एक बॉडी हो, लेकिन आपका एक नाम है ना, किशन। तो वैसे ही जैसे एक्सचेंज है, तो एक्सचेंज का एक नाम तो होना चाहिए। तो उसके लिए ही उसको इंडेक्स बोलते हैं। लेकिन वो इंडेक्स रिप्रेजेंट जो होता है वो सभी शेयरों से नहीं होता। ठीक है, एक्सचेंज के अंदर बहुत सारे चीजें होती है, लेकिन मेनली मेनली जैसे क्या है, एज अ बॉडी में जो दिखने वाली चीजें हैं, जो हाथ पैर, दो आंख नाक मुंह, ये सब इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो हमको दिखती है। अंदर में कौन सी नस है, कौन सी वेन है, ये सब कहाँ हम लोग देखते हैं? नहीं देख सकते। तो वैसे ही इंडेक्स है। तो इंडेक्स के अंदर में जो एनएससी के टॉप टॉप शेयर्स होते हैं, उसका एक इंडेक्स होता है, उसको ही हम इंडेक्स बोलते हैं। मतलब उसकी जो 50 शेयर जो उसके कैटेगराइज में आते हैं कि हाँ ये 50 शेयर है जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि ये मेरे सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, वो कहलाता है इंडेक्स। तो आपको मालूम ही होगा एनएससी के लिए किसको बोलते हैं हम इंडेक्स। एनएससी का इंडेक्स क्या है आपको मालूम ही होगा ना। हाँ, वो निफ्टी फिफ्टी और ये बैंक निफ्टी वही है, और भी रहेंगे बाकी सारे, लेकिन मेरे को ज़्यादा। नहीं 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 नहीं, एनएससी का होता है निफ्टी। हाँ। ठीक है, निफ्टी 50 इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 50 स्टॉक से रिलेटेड होता है। बैंक निफ्टी है वो बैंकिंग इंडेक्स है। बैंकिंग जो जैसे अलग अलग कैसे सेक्टर होते हैं, तो वैसे ही एक बैंक सेक्टर है। तो बैंक सेक्टर का जो इंडेक्स है उसको हम बैंक निफ्टी बोलते हैं। बट बैंक निफ्टी भी निफ्टी के अंदर ही होता है, वो निफ्टी में ही आता है। सबसे पहले जो मेन इंडेक्स है, जो कि मेन इंडेक्स है, वो है निफ्टी। और वैसे ही बीएससी का मेन इंडेक्स है सेंसेक्स। सो यहाँ पे आप नीचे में देखो, बेंचमार्क इंडेक्स जो है बीएससी सेंसेक्स और एनएससी निफ्टी। सेक्टर वाइज जो इंडेक्स आता है वो बीएससी का बैंकेट्स होता है, निफ्टी का आईटी है, बैंक निफ्टी है, निफ्टी ऑटो है। तो ये अलग अलग है। अभी तो और भी आ गया, अब तो फिन निफ्टी भी आता है, फाइनेंस निफ्टी का भी आता है। तो ये अलग अलग चीजें रहती है। उसके बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज भी इंडेक्स होता है, बीएससी स्मॉल कैप, बीएससी मिड कैप। बोर्ड मार्केट का भी इंडेक्स होता है, जिसके अंदर में कुछ शेयर्स मिलके एक इंडेक्स बनाते हैं, जिसको हम बीएससी 100, बीएससी 500, निफ्टी 500 बोलते हैं। तो ऐसे 500 शेयर्स भी अलग से एलोकेट रहते हैं, जो कि निफ्टी 500 के अंडर में आते हैं। बट उसमें, उस इंडेक्स में ना ट्रेडिंग होके इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग होती है वो हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और पिन निफ्टी में होता है। अभी पिन निफ्टी भी चालू हो गया है, इसलिए पिन निफ्टी में भी होता है। तो ये तीन चीजों में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है, जैसा बाजार मूव करता है उस हिसाब से। तो ये अलग अलग चीजें हैं जो कि हमको समझना है। तो स्टॉक मार्केट इंडेक्स और स्टॉक मार्केट इंडेक्स इज अ मेजरमेंट ऑफ सिलेक्शन सेक्टर ऑफ द स्टॉक मार्केट। मैंने जैसे बताया कि कोई एक नाम रहता है कि कुछ चीजों को मिलके अगर से हम उसको इंडेक्स बोलते हैं। तो जैसे तुम्हारी एक बॉडी का तुम्हारा एक नाम है किशन, तो उसी तरीके से वो निफ्टी की एक बॉडी है, उसका नाम होता है, सॉरी एनएससी की एक बॉडी है, उसका नाम होता है निफ्टी। तो यही चीज होती है, क्योंकि कोई भी मार्केट हो, पूरे वर्ल्ड में कोई भी मार्केट हो, चाहे एनएससी हो, बीएससी हो, या लंदन का मार्केट हो, जापान का मार्केट हो, हांगकांग का मार्केट हो, कोरिया का मार्केट हो, सिंगापुर का मार्केट हो, कहीं का भी मार्केट हो, सबका एक नाम जरूर जरूर रहेगा। तो आगे हम बात करेंगे कि और कौन कौन से वर्ल्ड में कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट मार्केट है जो कि वर्ल्ड इकोनॉमी में कहीं ना कहीं होता है। फ्रॉम एमंग द स्टॉक्स लिस्ट ऑफ द एक्सचेंज सम सिमिलर स्टॉक आर सेलेक्टेड आर ग्रुप टुगेदर फ्रॉम द इंडेक्स। देखो, ऐसा कुछ स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं
जो कि निफ्टी 50 में भी रहेंगे और शायद बैंक निफ्टी में भी रहेंगे। जैसे जैसे मैं बताता हूँ, बैंक के कुछ स्टॉक्स है जो निफ्टी 50 में भी है और बैंक इंडेक्स में भी है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो निफ्टी 50 है वो मेन स्टॉक है, वो इंडेक्स का मेन एक्सचेंज का स्टॉक है। और सेक्टर का इंडेक्स जो होता है, सेक्टर के जो इंडेक्स होते हैं, जैसे बैंक निफ्टी है, निफ्टी आईटी है, निफ्टी ऑटो है, तो उसके अंदर में जो सेक्टर हो गया वो एचडीएफसी भी तो एक बैंक सेक्टर ना, तो उसके लिए भी क्या कहते हैं एचडीएफसी उसमें भी आ सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो निफ्टी 50 में हो बैंक निफ्टी में ना हो या निफ्टी ऑटो में ना हो। अभी निफ्टी ये अपना जो ऑटो है, निफ्टी ऑटो है, उसके अंदर में टाटा मोटर्स रहेगा। एनएससी निफ्टी में भी टाटा मोटर्स है, आराम से है। तो जो क्राइटेरिया है निफ्टी 50 में आने का, जो स्टॉक पास करते हैं, ये हमेशा रिव्यू करता रहता है एक्सचेंज, जो इसके अंदर में क्राइटेरिया होता है वो जरूर और जरूर फुलफिल करता है, तब जाके वो निफ्टी 50 में होता है। तो उनके बहुत सारी चीजों को कंप्लीट करना पड़ता है, तब जाके वो निफ्टी 50 में होता है। उसी तरह सेक्टर इंडेक्स में होता है, उसी तरह मार्केट कैपिटलाइजेशन में होता है, उसी तरह बोर्ड मार्केट इंडेक्स में होता है। तो यहाँ ये चीज क्लियर हुआ कि कोई भी एक बॉडी है, उसका नाम जो रहता है, उसकी जो पहचान रहती है, उसको ही हम इंडेक्स बोलते हैं। तो एनएससी का जो निफ्टी है वो 50 स्टॉक का जो बीटा होता है, यानी 50 स्टॉक का जो वेटेज होता है, वो मिला के, मतलब उनका वेटेज सब मिला के 100% होना चाहिए, उसकी एक बॉडी बनती है जिसको हम निफ्टी बोलते हैं। तो ये चीज होता है, ये ग्रुप होता है, उस ग्रुप को हम निफ्टी बोलते हैं, जैसे वो टॉप 50 स्टॉक्स होते हैं। तो इसमें बहुत सारे हैं, इसमें मैं कुछ दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। देखो, ये सिर्फ अपनी जानकारी के लिए है। देखो, पहले तो यहाँ पे सेक्टर वाइज देख लो। जो फाइनेंशियल सेक्टर होता है निफ्टी के अंदर में 37% का वेटेज रखता है, 37% का वेटेज रखता है। उसके बाद अपनी आईटी आता है जो कि 14.72% का वेटेज रखता है। फिर ऑयल, फिर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी एफएमसीजी के अंदर में जो फूड और स्टेशनरी और हम सभी चीजों का, जैसे जुबलेंट फूड है, आईटीसी है, ये सब एफएमसीजी में आता है। फिर उसके बाद ऑटोमोबाइल्स के अंदर में जो कंपनी कार मैन्युफैक्चर करती है, ट्रक मैन्युफैक्चर करती है, ये सारी कंपनियां तुम्हारे ऑटोमोबाइल्स में आती हैं, जो कि 5%। उसके बाद अपना मेटल और माइनिंग 3%, हेल्थ केयर 3%, कंज्यूमर ड्यूरेबल वो 2.9%, कंस्ट्रक्शन यानी एलएनटी और ये सब जो चीजें हैं जो कि कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी होती है, वो 3%। उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन, फिर पावर, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, सर्विसेज और केमिकल्स। तो ये फरवरी 2023 तक का डेटा है। तो आप इसके अंदर में देखते हैं स्टॉक वाइज सबसे ज्यादा वेटेज क्या करते, क्या होता है। किसी दिन रिलायंस 4% बढ़ा है ना, उस दिन कभी देखोगे ही नहीं कि निफ्टी अगर गिरा हुआ है, या अगर ये सारे गिरे हुए हैं और रिलायंस बढ़ा हुआ है ना, तो भी निफ्टी को होल्ड करके रखता है, क्योंकि उसका वेटेज बहुत ज्यादा है। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, ये जो शेयर्स हैं ये टॉप के शेयर्स हैं, और इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो मार्केट में इन टर्म्स ऑफ करोड़, जिसके अंदर में ये 1,58,821 करोड़ का है, मतलब इसको मैं सीआर में बात कर रहा हूँ। उसी तरह एचडीएफसी का जो है वो
8,91,544 CR का है। मतलब इतनी इनके स्टॉक की जो मार्केट में प्रेजेंटली जो स्टॉक्स है इनकी वैल्यू है। तो ऐसे जो काउंट हम करते हैं ना कि एशिया का सबसे रिचेस्ट आदमी मुकेश अंबानी है, गौतम अदानी है, ये इस तरीके से तो कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल कि किसी दिन अगर मुकेश अंबानी का कोई शेयर्स जैसे उसका रिलायंस और जियो के जो शेयर्स है, सपोज उसके अंदर में किसी दिन बहुत अच्छी मूवमेंट हो गई, 3% 4% बढ़ गया, तो जरूर मार्केट कैपिटलाइजेशन भी तो बढ़ेगा ना, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू उस दिन की ली हुई है जिस दिन जो रिलायंस का प्राइस हुआ और जितने शेयर्स मार्केट में अवेलेबल हुए वही मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो अभी जितने शेयर इनके मार्केट में होंगे इनटू जो मार्केट में इनका प्राइस है शेयर्स का। अभी तो दो कंपनी हो गई, अभी जियो फाइनेंशियल्स भी आ गया और अभी उसके बाद में रिलायंस तो ऑलरेडी है क्योंकि डीमर्जर हुआ था लास्ट 2 हफ्ते पहले, जिसमें 290 रुपए में जियो फाइनेंशियल अलग हो गया था रिलायंस से। तो अभी दो कंपनियां होगी, कोई एक शेयर होल्डर है और जिसके पास में रिलायंस था तो उसके पास में डीमर्जर होने के बाद में अब तो दो कंपनियों के शेयर है ना उनके, उसके पास तो रिलायंस का तो ऑलरेडी है और उसके अलावा जियो फाइनेंशियल्स का भी शेयर आ गया। तो इंफोसिस है, एचडीएफसी बैंक और हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस, अब ये मर्जर हो चुकी है। 1 जुलाई को ये मर्जर हो गया। तो ये अब दोनों कंपनी एक ही है, सिर्फ एचडीएफसी बैंक के अंदर में ही आती है। अभी एचडीएफसी जो है वो भी एचडीएफसी बैंक के अंदर में आती है। जो यहाँ हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसको अगर हम देखें तो ये एचडीएफसी है जो हमको होम लोन वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कराती थी, जिनका रेड कलर का लोगो था। तो ये कंपनी भी मर्जर हो चुकी है अपना इसके संग में, एचडीएफसी बैंक के संग में। तो इनके चेयरमैन गौतम पारिक, अभी क्या है दोनों कंपनियां एक ही है, चाहे एचडीएफसी बैंक हो चाहे एचडीएफसी हो, तो दोनों अब मर्जर हो चुकी है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इनका बढ़ गया और 9-6-13 सिर्फ इनका जो मार्केट वेटेज है वो अब शायद रिलायंस से भी बड़ा हो चुका है, अब रिलायंस से भी बड़ा हो चुका है। लेटेस्ट मैं खोजूंगा तो मिल जाएगा। उसके बाद में है टीसीएस है, आईटीसी है। तो ये जो कंपनियां हैं टॉप 10 कंपनी यहाँ पे दिया हुआ है जो कि पेप का डेटा उठाया हुआ है। ये जो टॉप 10 कंपनी है ये मार्केट के अंदर में वेटेज रखती है। बाकी और भी बहुत सारी कंपनी है जो कि निफ्टी 50 का टोटल 50 कंपनीज रहती हैं। हाँ, टोटल 50 कंपनीज रहती हैं जो कि अलग अलग अपना वेटेज रखती हैं। वेटेज के अलग के हिसाब से समझ लो कि अगर वेटेज कैसा हो गया कि सबसे ज्यादा क्या कहते हैं किसकी, वो बोलते हैं ना एक हुकूमत, वो एक इंडेक्स में होता है ना एक हुकूमत, तो रिलायंस की हुकूमत वो निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा है। मतलब अगर रिलायंस के अंदर में जरा सा भी मूवमेंट आया या जरा सा भी वो डाउन हुआ तो वो अपने संग में निफ्टी को भी नीचे खींच के ले जाएगा। तो ये बहुत जरूरी, इट इज अ टूल बाय इन्वेस्टर एंड फाइनेंशियल मैनेजर्स टू डिस्क्राइब द मार्केट ट्रेंड एंड कंपेयर द रिटर्न स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट। इट इज अ इंडिकेटिव ऑफ द चेंजेस ऑफ द मार्केट। तो ये एक तरह का टूल भी हुआ जो कि इन्वेस्टर और फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं। और आज के टाइम में ये जो इंडेक्स है, इंडेक्स की भी अपनी ट्रेडिंग होती है जिसको हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के नाम से जानते हैं। ये फ्यूचर में भी है और ऑप्शन में भी है जहां पे हम अलग अलग ट्रेड करते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ? हेलो, हाँ बोलिए सर। हाँ हो गया, क्लियर हो गया। हाँ क्लियर हो गया ना। हाँ। अब हम लोग थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट में चलते हैं कि जैसे इंडिया के बाहर में भी अलग अलग मार्केट होती है और उसका कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आज ग्रुप में डाला था सुबह में, तो कल उसका रेटिंग थोड़ा सा खराब आया था यूएस के अंदर में, जिसकी वजह से यूएस मार्केट गिर गया था। उसका असर आज
अपने इंडिया में सुबह सुबह देखने मिला और सारे एशिया के मार्केट ही डाउन खुले, तो उसमें इंडिया कहाँ बचने वाला है। तो जैसे सबसे पहले क्या होता है, मैं शाम से लेके चलता हूँ, सबसे पहले क्या होता है अपना यूएस का मार्केट होता है जिसको हम नैस्डैक के नाम से जानते हैं, जो कि ये सारे टाइमिंग जो है वो इंडिया के टाइमिंग है, उस टाइम से मैं पकड़ता हूँ। तो अमेरिका का जो नैस्डैक का मार्केट है उसका इंडेक्स का नाम ही नैस्डैक है, जो शाम को 7 बजे खुलता है, रात को 1:30 बजे बंद हो जाता है। उसके बाद एशिया का मार्केट खुलता है, सबसे पहले साउथ कोरिया और जापान एक संग खुलता है और दोनों एक संग बंद होता है। तो जापान और साउथ कोरिया के मार्केट को हम क्या नाम से जानते हैं, जैसे जापान का है वो निक्की 250, 225 और साउथ कोरिया का जो मार्केट है वो कोस्पी के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद सिंगापुर, ताइवान, ये दो मार्केट एक संग में खुलता है अलग अलग टाइम जोन के हिसाब से। वो 6:30 बजे खुलता है, सिंगापुर 2:30 बजे बंद हो जाता है और ताइवान जो है वो 10:55 में बंद हो जाता है, थोड़ा जल्दी बंद हो जाता है ताइवान। उसके बाद चाइना, हांगकांग, ये दोनों एक संग खुलता है, ये अलग रीजन हो गया, ये दोनों अलग 7 बजे खुलते हैं और चाइना जो है वो 12:30 बजे बंद हो जाता है और हांगकांग 1:30 बजे बंद हो जाता है। उसके बाद इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया जो है वो उसका जो है वो इंडेक्स है जकार्ता कॉम्पोसाइट, ये 8 बजे खुलता है, 2:30 बजे बंद होता है। थाईलैंड का मार्केट है सेट कॉम्पोसाइट, ये 8:30 बजे खुलता है और 2:30 बजे बंद हो जाता है। फिर थाईलैंड का मार्केट है सेट कॉम्पोसाइट, ये 8:30 बजे खुलता है और 3 बजे बंद हो जाता है। उसके बाद में एशिया में सबसे लास्ट में जाके खुलता है इंडिया, जो कि 9:15 बजे खुलता है, जिसको हम सेंसेक्स और निफ्टी के नाम से जानते हैं। अलग अलग एक्सचेंज है, यहाँ 2 एक्सचेंज है इंडिया में, तो जो 9:15 में खुलता है और 3:30 में बंद हो जाता है। फिर अपना दोपहर को यूके और यूरोप मार्केट खुलता है, जिसमें कैग, डेक्स और पुट्सी के नाम से होता है, जो ऑलमोस्ट 11:30 से स्टार्ट 11:30 से स्टार्ट होता है और रात को 9 बजे तक चलता है। जर्मनी का मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो सुबह 11:30 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक खुला रहता है। यूके का मार्केट पुट्सी मार्केट है जो 12:30 बजे खुलता है और रात को 9 बजे जाके बंद होता है। तो 3 जोन में अलग अलग रहता है। सबसे पहले जो इसके लिए अराउंड द ग्लोब मार्केट बोलते हैं, क्योंकि जो नैस्डैक का मार्केट है ना 1:30 AM बंद हो जाता है, लेकिन उसका सब कुछ होते होते पोस्ट क्लोजिंग होते होते उसको 2:30 बज जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें होती है और उसके बाद में सुबह 5:30 बजे साउथ कोरिया और जापान खुल जाता है। मतलब बीच में देखा जाए तो सिर्फ 3 घंटे का गैप होता है, वरना 24 घंटे में हर टाइम मार्केट खुला ही रहता है। और इसमें अगर हम कमोडिटी को भी एक्स्ट्रा ऐड कर दें तो उनका टाइम भी रहता है। जैसे अपनी कमोडिटी में है, कमोडिटी का मार्केट अपने इंडिया में जैसे MCX है, वो सुबह 10 बजे से स्टार्ट होता है और रात को 11:30 बजे तक चालू रहता है। और ठंड में सन आउटेज की वजह से बीच में 25 मिनट के लिए बंद होता है, तो फिर रात को उनका टाइमिंग बढ़ जाता है, वो 11:30 बजे ना बंद होके 11:55 में बंद होता है अपना कमोडिटी मार्केट। बीच में 25 मिनट का मार्केट अलग से बंद किया जाता है सन आउटेज की वजह से, क्योंकि सैटेलाइट पे डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होता है सन आउटेज का। तो 35 मिनट के लिए M6 को बंद करते हैं। तो ये अलग अलग रहता है। तो कभी ना आप किशन, जैसे मार्केट खुलने वाला है ना, तो कभी ना हमेशा चेक करना ना कि जैसे आज मार्केट क्या खुल रहा है क्या नहीं खुल रहा है, इसका आपको पिक्चर मिलेगा। आप SGX को सर्च करो, आप अपने मोबाइल में investing.com हो गया, मनी कंट्रोल हो गया, ये सबको रखो, तो उसमें फॉरेन मार्केट ना आपको दिखेगा। तो फॉरेन मार्केट में SGX मार्केट दिखता है। SGX क्या होगा, सिंगापुर निफ्टी है, उसको ही हम बोलते हैं। तो अगर वो बढ़ा हुआ है तो 100% श्योर हो जाओ कि निफ्टी बढ़ के ही खुलेगा। एग्जैक्ट सेम नहीं खुलेगा, लेकिन निफ्टी बढ़ के खुलेगा। लेकिन वही बहुत अच्छी तरीके से गिरा हुआ है या थोड़ा सा गिरा हुआ है
तो इतना श्योर मान के चलो कि मार्केट भी अपना गिरा हुआ ही खुलेगा। तो इससे हमको एक पिक्चर मिलता है कि हाँ ये मार्केट, आज का मार्केट क्या ओपन होगा, गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। क्योंकि रात को देखो 1:30 बजे तो मैं आप एक नॉर्मल पर्सन तो जागा नहीं रहता, सो जाते हैं। तो हमको क्या पता लगेगा कि कल यूएस के अंदर में क्या बंद हुआ। सुबह उठेंगे ठीक, हम चेक कर सकते हैं कि कल यूएस क्या हुआ, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि एशिया, रात भर में कोई ऐसी न्यूज आती है, कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है जिसकी वजह से एशिया मार्केट ऊपर में खुलते हैं। तो इसीलिए सबसे अच्छा चीज क्या है कि हम एसजीएक्स को देखें। एसजीएक्स ऐसा है ना, सुबह 8 बजे अपने इंडिया टाइम से सुबह 8 बजे वो खुल जाता है और रात को इंडिया टाइम में 10 बजे बंद होता है। मतलब कितनी देर मार्केट चलता रहता है उसका, सिंगापुर मार्केट। तो अगर सिंगापुर अपना कैसा है, यहाँ से डिफरेंस है मेरे ख्याल से 2.5 घंटे का। तो अगर यहाँ पे 8 बज रहा है तो सिंगापुर में 11:30 बजता रहता है। 10:30 बजता रहता है। तो सिंगापुर का एसजीएक्स जो होता है वो सुबह 10:30 बजे उनके लोकल टाइम 10:30 बजे खुलता है और रात को 10 बजे यानी रात को 12:30 बजे जाके बंद होता है सिंगापुर मार्केट। तो अपने इंडिया के हिसाब से सुबह 8 बजे से लेके रात को हम 10 बजे तक देख सकते हैं। और कई बार अपना इंडियन मार्केट क्लोज होता है किसी छुट्टी की वजह से, कुछ किसी चीज की वजह से, तो हम उस दिन निफ्टी का कैसे देख सकते हैं, हम एसजीएक्स मार्केट के अंदर में देख सकते हैं कि हाँ आज क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसकी एक रिप्लिका है इंडियन निफ्टी की, वो सिंगापुर निफ्टी के हिसाब से चलती है, रिप्लिका है। और मैं एक बात बताऊं, इसके अंदर में जो अपना सिंगापुर निफ्टी है ना, जब अपना 9:15 बजे निफ्टी खुल जाता है तो जैसा अपना निफ्टी मूव करता है वैसा एसजीएक्स भी मूव करता है। एसजीएक्स अपने से कब मूव करता है, जब इंडियन मार्केट बंद रहता है तब। बाकी इंडियन मार्केट जब खुला रहता है तब वो कुछ भी ऐसा कुछ खास मूव नहीं करता। जैसा अपना इंडियन मार्केट रहता है वैसा ही सब कुछ रहता है। ठीक है, अब चलो कुछ की टर्म्स होते हैं जो आपको कुछ पता भी होंगे और कुछ नहीं पता है तो और क्लियर भी हो जाएंगे। ओपन आप जानते हो, जिस प्राइस पे मार्केट ओपन हुआ यानी स्टॉक का जो प्राइस हुआ उसको हम ओपन बोलते हैं। क्लोज जिस प्राइस पे क्लोज हुआ। लेकिन कई बार कैसा होता है, हम क्लोजिंग कभी भी 3:30 को नहीं मानते। जब हम इक्विटी मार्केट में काम करते हैं तो जो क्लोजिंग होती है वो 3:30 नहीं होती, वो होती है क्या, 3 बजे से लेके 3:30 बजे के बीच का जो एवरेज होता है ना, उस एवरेज को मार्केट लेता है और पोस्ट क्लोजिंग के बाद में आप उसको क्लोजिंग रेट देख सकते हो इंडेक्स के अंदर में। तो कभी भी ये मत सोचो कि जो 3:30 बजे बंद हुआ है वो ही मेरा क्लोज है प्राइस, ये नहीं होता। सॉरी। उसके बाद सीएमपी यानी करेंट मार्केट प्राइस, जिस प्राइस पे लास्ट ट्रेड हुआ, यानी एलटीपी भी उसको बोल सकते हैं हम। तो लास्ट ट्रेड जो अभी मार्केट में रेट चल रहा है उसको हम सीएमपी बोलते हैं। हाई और लो, अभी एक दिन का बोलो, एक हफ्ते का बोलो, एक दिन का बोलो, एक महीने का बोलो, हम जैसे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट का बोलो, जैसा टाइम फ्रेम रखेंगे वैसे टाइम फ्रेम पे हम हाई लो बोल सकते हैं। जो उसका हाईएस्ट पॉइंट है जहां पे वो शेयर गया हुआ है एकदम हाईएस्ट, और जहां पे सबसे लो गया हुआ है, तो इसको हम हाई लो बोलते हैं। कुछ भी आपको रहेगा तो आप मेरे से पूछ लेना। हाँ हेलो, हाँ कुछ भी रहेगा तो प्लीज पूछ लेना, अगर जो नहीं समझ में आएगा प्लीज एक बार पूछ लेना आप। 52 वीक हाई एंड लो, 52 वीक को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम आज की डेट से 52 वीक यानी आज से लेके पूरे आज का 1 साल का जो हाई और लो होगा, यानी 52 वीक पूरे 1 साल के 52 हफ्ते होते हैं। तो उसका जो हाई और लो होता है वो 52 वीक हाई लो आपको मिल जाएगा। और जब आप जीरो दा पे या किसी टर्मिनल पे काम भी करोगे तो वहां पे भी अवेलेबल रहता है। उसके बाद वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ किसी एक टाइम फ्रेम का अगर हम कैंडल लगाते हैं, तो सपोज 15 मिनट का अगर हमने लगाया तो 15 मिनट में कितना
वॉल्यूम जनरेट हुआ। वॉल्यूम इसलिए काउंट नहीं है कि सिर्फ बाइंग का वॉल्यूम है, वॉल्यूम का कलर दिखेगा, कभी रेड दिखेगा, कभी ग्रीन दिखेगा, वो कैंडल के वजह से दिखेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो बाइंग वॉल्यूम है, दोनों मिक्स रहता है। वॉल्यूम एक ही जनरेट होता है, चाहे बाइंग हो चाहे सेलिंग हो, एक में ही वॉल्यूम आता है। तो टोटल कितना ट्रेड हुआ वो वॉल्यूम हमेशा आपको वॉल्यूम बाद में दिखेगा जब हम चार्ट देखते हैं। उसके बाद बिड, जिस प्राइस पे जो बायर होता है अपना ऑफर डालता है, फॉर एग्जाम्पल कि अभी एलटीपी चल रहा है 50 रुपए, लेकिन मैं एज अ बायर हूँ, मैंने क्या कहते हैं वहां पे ऑफर डाला है 49.50 का, तो ये 49.50 मेरी बिड हो गई, बस खत्म। 49.50 मेरी बिड हो गई कि जब प्राइस 49.50 आएगा या कोई सेलर इंटरेस्टेड होगा 49.50 के अंदर में बाई करने के लिए, तो मेरा क्या कहते हैं वहां पे 49.50 में आ जाएगा। उसी तरह ऑफर और आस्क, तो जो दिस प्राइस इज कोटेड बाय सेलर कॉल ऑफर प्राइस, जैसे मेरे पास में शेयर है, मैंने डाला हुआ है 51.50, अभी प्राइस चल रहा है 50 रुपए, तो कोई बायर अगर बायर आया जिसको 51.50 में सौदा पटता है, अगर वो इंटरेस्ट होता है तो ऑर्डर मेरा मैच होगा। तो जैसे हम बायर के लिए बिड होता है वैसा ही सेलर के लिए आस्क होता है। आस्क मतलब मांगना, कि हम सिंपल मांग रहे हैं मुझे ये प्राइस चाहिए, और बिड का मतलब है कि ये चीज कि मैंने ये बिड लगाया मुझे ये प्राइस चाहिए। तो यहाँ बिड और आस्क इसी तरीके से, और बिड और आस्क की क्वांटिटी को भी हम आराम से देख सकते हैं। जब हम जीरोधा लगाते हैं, जीरोधा के अंदर में हम इक्वल टू करके वहां एक टूल होता है जिसको हम क्लिक करते हैं, तो टॉप 5 बायर, टॉप 5 सेलर मेरे वहां आ जाते हैं। तो नीचे में टोटल बाइंग क्वांटिटी और टोटल सेल क्वांटिटी, तो वहां मुझे बिड और आस्क की क्वांटिटी पता लग जाती है कि अभी मार्केट के अंदर में क्या क्वांटिटी पड़ी हुई है जिसको खरीदने वाले हैं और कितना बेचने वाले हैं। लेकिन ये कभी डिसाइड नहीं करता कि अगर सेलर क्वांटिटी ज्यादा है तो हो सकता है यहाँ सेलिंग ज्यादा होगी, हम ऐसा दिमाग लगा सेलिंग ज्यादा होगी तो प्राइस नीचे जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे कई बार क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर हम कोई ऑर्डर लगा रहे हैं, इन केस अगर कोई ऑर्डर लगा रहे हैं, खुला नहीं है टर्मिनल, मेरे पास खुला रहता तो बहुत दिखाता मैं। हम ऑर्डर लगा रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल कि मुझे 100 क्वांटिटी बाई करना है, लेकिन मुझे नहीं दिखाना मार्केट में कि मैं 100 क्वांटिटी बाई करने जा रहा हूँ, तो वहां हम अपने ऑर्डर को डिस्क्लोज भी कर सकते हैं, मतलब डिवाइड बाय डिवाइड बाय 10। तो 10,000 है तो उसको डिवाइड बाय 10 किया तो 10,000 का 1,000 ही आएगा। अगर 100 है तो उसको डिवाइड बाय 10 किया तो 10 ही आएगा। अगर 1,000 उसको डिवाइड किया तो 100 ही आएगा। तो टोटल डिस्क्लोज होता है, तो फिर वो क्वांटिटी नहीं दिखती सेलर को या बायर को कि कितनी क्वांटिटी में ये बाई करना चाह रहा है। वहां पे 10वीं क्वांटिटी ही दिखेगी। मींस आपके पास में आप 1,000 शेयर सेल करने के लिए जा रहे हो, लेकिन आपने अपनी क्वांटिटी को डिस्क्लोज कर दिया है, तो वहां आपका किसी भी बायर को दिखेगा कि ये अरे 1,000 ही आया हुआ है, तो वहां पर बिड और आस्क की क्वांटिटी के अंदर में वो नहीं दिखेगा। तो इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि बिड और आस्क की जो क्वांटिटी है उसके बेस पे बाजार ऊपर या नीचे जाएगा। टोटल बिड क्वांटिटी, टोटल आस्क क्वांटिटी, ये दो चीज है, वही है बिड और आस्क क्वांटिटी, जो चीज होती है वही चीज है। तो नीचे में वहां पे टोटल बाइंग क्वांटिटी और टोटल सेल क्वांटिटी भी आपको वहां पे दिखेगी कि कितने लोग उसको खरीद चुके हैं और कितने लोग उसको बेच चुके हैं, तो वो भी वहां पे आपको अलग से दिखता है। तो उसको हम टोटल में देखते हैं। उसके बाद स्टॉक ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग हर किसी को पता है, नॉर्मल जहां हम शेयर बाई करते हैं, एपेंडो फ्यूचर ऑप्शन, जहां फ्यूचर ऑप्शन का नहीं, जहां पे हम एक स्टॉक को खरीदते बेचते हैं उसको हम स्टॉक ट्रेडिंग बोलते हैं। उसके बाद ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं, एक कंप्लीट सौदे को, एक कंप्लीट साइकिल, जहां पे हम कोई चीज लेते हैं उसके अंदर में प्रॉफिट करते हैं और उसको हम सेल कर देते हैं, यानी एक साइकिल हो गया। जो मेरा बाइंग और सेलिंग कंप्लीट हो गया उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो ये हुआ। शॉर्ट सेल किसको बोलते हैं,
शॉर्ट सेल हम उसको बोलते हैं पहले कोई चीज हमने बेच दी और बाद में हमने उसको खरीद ली। तो अपने इंडियन मार्केट में इक्विटी के अंदर में शॉर्ट सेल सिर्फ इंट्राडे में अलाउ है, डिलीवरी में अलाउ नहीं है। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में कैसा है कि हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो कोई वो नहीं, सिक्योरिटीज नहीं है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एक पर्टिकुलर डेट पे वो एक्सपायर होगा। तो उसमें चलता है कि हाँ आप पहले बेच लो बाद में खरीद लो। लेकिन इक्विटी के अंदर में सिर्फ इंट्राडे के अंदर में 9:15 से 3:30 के बीच में आप पहले बेच के बाद में आपको उसी दिन खरीदना पड़ेगा। बाकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए शॉर्ट सेल अलाउड नहीं है। स्क्वायरिंग ऑफ का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका ट्रांजेक्शन है, चाहे बाइंग का हो या सेलिंग का हो, उसमें प्रॉफिट बुक करना या लॉस बुक करना, उस सौदे को कंप्लीट करना, उसको हम स्क्वायर अप बोलते हैं। तो एक कंप्लीट ट्रांजेक्शन मींस वही हो गया, स्क्वायर अप हो गया। उसके बाद इंडेक्सेस, मैंने अभी बताया कि इंडेक्सेस हम किसको बोलते हैं। कुछ ग्रुप होता है, वो ग्रुप को हम मेनली किसी नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम इंडेक्स बोलते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये क्या चीज होती है? मार्केट कैपिटलाइजेशन फॉर एक कोई कंपनी है, उस कंपनी के कितने शेयर अपने बाजार में है, कि स्टॉक मार्केट में कितने शेयर है, और उसके बाद में जो उसका रेट चल रहा है इनटू उतना रेट हम जो कैलकुलेट करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी। समझ लो फॉर एग्जांपल कि XYZ कोई कंपनी है, उसके 1 करोड़ शेयर मार्केट में अवेलेबल है, जो कि बाइंग सेलिंग हो रहे हैं, इधर से उधर हो रहे हैं। 1 करोड़ शेयर है और उसका प्राइस है आपका 100 रुपए अभी, तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हुआ? 100 करोड़। सिंपल, क्योंकि 1 करोड़ है, एक शेयर का प्राइस 100 रुपए है, तो 100 इंटू 1 CR, 100 CR उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है अभी। तो इसी को हम मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू हर एक कंपनी का डिसाइड होता है। जब कंपनी आईपीओ में लॉन्च होती है तो जो मिनिमम वैल्यू होती है, जो सबसे पहली होती है, वो 10 रहती है। 10 उसकी एक फेस वैल्यू रहती है। ये फंडामेंटल में बहुत डिटेल में आता है कि फेस वैल्यू एक्चुअली होता क्या है। लेकिन कंपनी डिसाइड करती है कि मेरा एक शेयर है, उसका फेस वैल्यू 10 रुपए। अभी कोई शेयर है 2 रुपए उसका प्राइस है, उसका फेस वैल्यू 10 कहां से हो जाएगा? नहीं होगा ना। उसका फेस वैल्यू फिर 1 रुपए ऐसा कुछ रहेगा, या फिर 50 पैसा ऐसा कुछ वैल्यू रहेगा उसका फेस वैल्यू। वो 10 रुपए नहीं हो सकता। लेकिन मैं एक जनरल शेयर की बात कर रहा हूँ जो 400, 500, 1000, 2000 का शेयर है, तो उसकी फेस वैल्यू 10 है। लेकिन जब स्टॉक स्प्लिट होता है, जब स्टॉक स्प्लिट होता है, यानी एक स्टॉक का 2 स्टॉक होता है, तब ये फेस वैल्यू भी ब्रेक होती है। वो 10 से सीधा 5 आ जाएगी। यानी क्या होगा, उसका जो प्राइस फॉर एग्जांपल कि अभी 1000 है, वो 500 हो जाएगा, और आपके पास में एक शेयर की जगह 2 शेयर हो जाएंगे उस कंपनी के। 500 रुपए में 2 शेयर हो जाएंगे, और दोनों की फेस वैल्यू भी 5 रुपए हो जाएगी वहां पे। तो ये चीज फेस वैल्यू रहता है। स्टॉक स्प्लिट, वही चीज मैंने जैसे बताया कि जब फेस वैल्यू 10 है, स्टॉक स्प्लिट हो जाए, आधा आधा हो जाए, तो उसका फेस वैल्यू भी वहां पे कम हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। तो इसको ही हम स्टॉक स्प्लिट बोलते हैं। बाईबैक, बाईबैक किसको बोलते हैं? बाईबैक का होता है कि बहुत बार आपने सुना होगा कि टीसीएस बाईबैक कर रहा है, विप्रो बाईबैक कर रहा है, इन्फोसिस का बाईबैक चालू है। तो बाईबैक क्या होता है? कंपनी कई बार क्या करती है, कंपनी क्या करती है कि एक ऑफर निकालती है कि अगर आपके पास में ये स्टॉक, ये कंपनी का स्टॉक है, तो कंपनी आपसे खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है, और जो मार्केट प्राइस चल रहा है उस मार्केट प्राइस से भी ज्यादा प्राइस में क्या कहते हैं वो खरीदने के लिए है। तो आप वहां पे ऑफर डाल सकते हो, अपने ब्रोकर के हिसाब से ऑफर डाल सकते हो कि बाईबैक के अंदर में मैं अपना शेयर बेचना चाहता हूँ। तो वो आपकी बिड लग जाएगी, और जो डेट होगा उस डेट को वो आपका वहां पे उतने शेयर्स चले जाएंगे, और उस शेयर्स की जो वैल्यू होगी वो आपको मिल जाएगी। जैसे अभी फॉर एग्जांपल कि मान लो एक स्टॉक की वैल्यू है
₹250 लेकिन उन्होंने बाईबैक डाला हुआ है ₹300 का। तो ऐसा होगा कि आप वहां पे इंटरेस्ट हो, चलो ₹300 में अभी बिक रहा है तो मेरा क्या खराब हो रहा है, मेरे को तो प्रॉफिट मिल रहा है ना। तो कंपनी कई बार क्या होती है, मार्केट से अपने कुछ शेयर्स कम करने के लिए बाईबैक ऑफर डालती भी है कि नहीं। कंपनी को खुद बहुत सारे जैसे कंपनी फर्दर इशू भी करती है, उसी तरीके से बाईबैक भी करती है कंपनी। मार्केट से अपने कुछ शेयर्स वापस निकाल लेती है, तो जिसके अंदर में बाईबैक का प्लान आता है। डिविडेंड्स क्या होता है, जब कंपनी परफॉर्म करती है, जब कंपनी परफॉर्म करती है और परफॉर्म करके कुछ कमाती है, कुछ उसको प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट्स को वो अपने शेयर होल्डर को देना चाहता है। तो शेयर होल्डर को जब वो देगा तो कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में देगा, वो रुपीस के टर्म्स में देगा। तो वो फिर अनाउंस करता है कि हाँ ठीक है, पर XYZ जो भी कंपनी है, वो कंपनी ऐसा होगा कि मान लो उनका शेयर अभी ₹500 का है, वो बोलते हैं कि चलो पर शेयर हम ₹5 डिविडेंड देंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पोर्टफोलियो में 100 शेयर पड़े हैं, तो 100 into 5 यानी ₹500 आपको एज अ डिविडेंड मींस आपके लेजर में क्रेडिट हो जाएंगे। मींस वो एक्सचेंज को भेजेगा, एक्सचेंज वो ब्रोकर को भेजेगा और ब्रोकर आपको दे देंगे। तो वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे वो ₹500, क्योंकि आपके पास में उस कंपनी के स्टॉक्स हैं। तो जितनी क्वांटिटी है उस क्वांटिटी के हिसाब से आपको डिविडेंड मिलेगा। Dividend yield. Dividend it gives the relationship between the current price of the stock of dividend paid issuing by company in last 12 months. तो yield किसको बोलते हैं, हम उसको डिवाइड करते हैं कि कोई एक कंपनी है जिसने 12 महीने में कितनी बार डिविडेंड दिया है, मतलब एक साल में उसने कितनी बार डिविडेंड दिया है। कोई है किसी ने एक ही बार दिया है, कोई ऐसी कंपनी है जिसने 3 बार दिया है, तो डिविडेंड यील्ड उसका 3 आएगा। कोई ऐसी कंपनी है जिसने 4 बार दिया तो उसका यील्ड 4 आएगा। तो ये ऐसा रहता है। जरूरी नहीं है कि कंपनी एक बार ही डिविडेंड पूरे साल में, ऐसा हो सकता है कि हर क्वार्टर भी कहते हैं डिविडेंड वो अनाउंस करे। वैसे बहुत सारी कंपनी है इनकम स्टॉक के अंदर में आती है, वो कंपनियां जो टाइमली क्या करते हैं अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। लेकिन हाँ, उनका रेट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता, क्योंकि वो अपने प्रॉफिट्स को हाँ एज अ डिविडेंड के हिसाब से अपने शेयर होल्डर को वो प्रोवाइड कर देती है। बुक क्लोजर, इट इज द रिपर और क्लोजिंग ऑफ द रजिस्टर, द नेम ऑफ इन्वेस्टर, द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। ये बुक क्लोजर ऐसे तो अपने स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी हर कंपनी की बुक क्लोजिंग 31 मार्च रहती है और 1 अप्रैल न्यू बुक स्टार्ट करके होता है। तो आप कभी भी देखोगे फाइनेंशियल ईयर जो है वो आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च ही रहेगा। रिकॉर्ड डेट, the benefits of dividend, bonus issue, right issue occur to investor whose name appears on the company record on the given date। देखो रिकॉर्ड डेट किसको बोलते हैं, जिस दिन कंपनी की एजीएम होती है, जिस दिन कंपनी अनाउंस करता है कि हम अपने शेयर होल्डर को बोनस देंगे, हम अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे, जो भी हम बेनिफिट देना चाहते हैं, तो जिस दिन को हम अनाउंस करते हैं उसको हम रिकॉर्ड डेट बोलते हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं तुरंत अभी का अभी मैं उसको पैसा नहीं दे रहा हूँ, वो कंपनी बोलती है कि मैं अपने शेयर होल्डर को अभी 1 सेकंड में नहीं दे रहा हूँ, मैं उसको 8 दिन बाद दूंगा, 6 दिन बाद दूंगा। लेकिन जिस दिन उसने अनाउंसमेंट किया है उसके पहले के जितने लोग होंगे, वो जिनके होल्डिंग में वो शेयर्स होंगे, उनको ही मिलेगा। उसके बाद की डेट में अगर फॉर एग्जांपल कि उन्होंने कल बोला और मैंने आज शेयर खरीद लिया, तो मैं हकदार नहीं हूं वो बेनिफिट पाने का। तो जिस दिन कंपनी अनाउंस करती है उसको हम रिकॉर्ड डेट बोलते हैं। एक्स डिविडेंड डेट भी कुछ वैसा ही होता है, जब ये डिविडेंड डिसाइड करते हैं, द डेट ऑन आफ्टर which a security begins the trading without the dividend include the price means उसके बाद के जो दिन होते हैं, यानी आज डिसाइड हो गया कि हाँ जो डिविडेंड मैंने डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद
भी बहुत लोग शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो उस चीज का बेनिफिट नहीं निकाल पाते। तो उसी को ही हम एक्स डिविडेंड डेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मंथ के 5 तारीख को उन्होंने अनाउंस किया और अभी मैं 6 को वो स्टॉक खरीद के अपने पास में रख रहा हूँ, तो वो 6 तारीख जो होगी वो मेरी एक्स डिविडेंड डेट होगी, वो डिविडेंड डेट में नहीं आएगी। रिकॉर्ड डेट में आएगी कब? अगर 5 के पहले मैंने 4 को खरीदा होता या 3 को खरीदा होता तो मैं वो रिकॉर्ड डेट में आ जाता। उसके बाद स्प्लिट का भी मैंने बताया था, ये वापस आ गया स्प्लिट। बोनस, स्प्लिट और बोनस दोनों एक ही जैसा है, लेकिन यहाँ पे ना एक छोटा सा अंतर है, छोटा सा अंतर है। देखो, स्प्लिट होता है तो फेस वैल्यू भी स्प्लिट होती है, और जब बोनस रहता है उसमें भी स्टॉक के टुकड़े होते हैं, यानी एक स्टॉक अगर तो 2 टुकड़ों में बढ़ गया, यानी 1000 रुपए का प्राइस है तो 2 स्टॉक हो गया तो 500 का होगा, लेकिन यहाँ पे फेस वैल्यू स्प्लिट नहीं होती, फेस वैल्यू नहीं टूटती, दोनों की फेस वैल्यू 10 रुपीज रहेगी। तो ये चीज होती है बोनस। यानी क्या हुआ कि आप अभी आपके पास में 1 शेयर था, अब 2 शेयर हो गया, तो आपका वहां पे फेस वैल्यू कम नहीं होता, इसीलिए उसको आप बोनस बोलते हैं। डिपॉजिटरी, आपका जो डीमैट अकाउंट होता है उसको ही हम डिपॉजिटरी बोलते हैं। डीमैटलाइजेशन, जब कोई दादाजी है, कोई पुराने लोग हैं जिनके पास में स्टॉक जो है वो एक उसके हिसाब से है, मतलब एक बंच नोट है या पेपर में एज ए एग्रीमेंट के हिसाब से वो पड़ा हुआ है, तो वो जब उसको कन्वर्ट कराते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उसको हम डीमैटलाइजेशन बोलते हैं। It is the process by which physical certificate of an investor are converted to equivalent number of the securities in electronic form. Means वो जो फिजिकल सर्टिफिकेट होता है वो अपने ब्रोकर को देता है, ब्रोकर क्या करता है, ठीक है, उस पर कुछ चार्ज लेता है, फिर वो जिस कंपनी में होता है उस कंपनी को वो वहां पे लेटर लिख के वो फिजिकल फॉर्म भेजता है। कंपनी क्या करती है, वो फिजिकल फॉर्म को देखती है किसके नाम से इशू हुआ है, फिर उसके नाम की और भी चीज आती है कि उनका डीमैट अकाउंट नंबर ये है, और उनके डीमैट में वो शेयर्स चले आते हैं, और कंपनी क्या करती है, जो फिजिकल सर्टिफिकेट होती है उसको वहां पे वो फिर कैंसिल करके उसको खत्म कर देती, ट्रैश कर देती है। तो क्या हुआ कि वो फिजिकल सर्टिफिकेट से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो शेयर आ गया। रोलिंग सेटलमेंट साइकिल, RSC मींस